नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े तो ऐसे में सबसे पहले किसान को सशक्त करना होगा और किसान तभी सशक्त होगा जब वो नई तकनीक का इस्तेमाल करेगा, उसकी आय में वृद्धि होगी। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि कृषि दर्शन के माध्यम से हम आप तक तमाम नई नई जानकारियाँ पहुँचाएँ ताकि उनका उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें और साथ ही देश का विकास भी हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। NIPHM में सहायक निदेशक डॉक्टर महेश कुमार सैनी हमें जानकारी दे रहे हैं कि फसलों को कैसे कीट और बीमारियों से सुरक्षित रखें। हर किसान का सपना होता है कि उसकी खेतों में लहलहाती हुई फसल हो, लेकिन कई बार कीट और बीमारियों के हमले से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आजकल बाजार में बहुत तरह प्रकार के कीटनाशक मौजूद हैं जिनसे हम अपनी फसलों की कीटनाशकों से सुरक्षा करते हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना करें तो एक अनुमान के अनुसार 10 से 30% का नुकसान होता है, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से इन कीटनाशकों के अवशेष अगर फसल पर रह जाते हैं तो यह फसल ना तो खाने योग्य रह जाती है और ना ही निर्यात के योग्य रह जाती है। कीटनाशक पदार्थ विषैले प्रकृति के होते हैं और इनकी विषाक्तता निर्भर करती है कि वह कौन से प्रकार का है, किस मात्रा में और किस जरिए से इंसान के शरीर पर असर करता है। इसके दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तीव्र विषाक्तता यानी जल्दी से ही लक्षण दिखा देता है, और एक दीर्घकालिक विषाक्तता ये जिसके लक्षण देखने में काफ़ी समय लगता है। तीव्र विषाक्तता में उसके लक्षण हैं मितली आना, उल्टी होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, बेहोश होना, कोमा में जाना और मृत्यु तक हो सकती है। दीर्घकालिक विषाक्तता में इंसान को प्रजनन क्षमता को कम हो जाना, प्रतिरोधक क्षमता को कम हो जाना, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाना, जन्मजात से उसके अंग टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और कैंसर यानी कर्क रोग जैसे बीमारियां हो सकती हैं। हमारे भारतवर्ष में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कीटनाशकों की अवशेष मात्रा को निर्धारित करती हैं। अगर कीटनाशकों का उपयोग फसलों में सही तरीके से ना हो तो इन अवशेषों की मात्रा फसलों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिनकी वजह से वे फसल किसी योग्य नहीं रह जाती हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जिस कीटनाशक को बाज़ार से खरीदना चाह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है भी या नहीं। हमें सभी विकल्पों के बारे में जानना होगा कि और कौन कौन से विकल्प हैं जिसके थ्रू हम कीटनाशकों को कम कर सकें। हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारी फसल में कीट आए भी हैं या नहीं और बीमारी के लक्षण आने शुरू हुए हैं भी या नहीं। और दूसरा, जिस कीटनाशक को हम बाज़ार से खरीदने जा रहे हैं वह रिकमेंडेड है भी या नहीं उस फसल में। अगर कीटनाशक रिकमेंडेड है तो उसकी सही मात्रा, सही समय और सही प्रकार से उसका इस्तेमाल फसलों पे ज़रूरी है। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। चने में अगर सिंचाई की जरूरत पड़ रही है तो फूल आने से पहले ही कर दें। फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी है वरना फूल झड़ने लगेंगे। बारानी इलाकों में चने के पौधे मिट्टी की गहराई में मौजूद नमी से सिंचाई का काम चला लेते हैं। अगर खेत में चिड़िया बैठ रही हो तो यह समझ लें कि फली छेदक का प्रकोप होने वाला है। इस तरह कीटों का पता लगाने के लिए फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल किया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ट्रैप में 5 से 6 कीट फंस जाने पर उसी समय कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर दें। बाजार में कई तरह के रसायन मौजूद हैं। आप स्पाइनोसेड 45% को पानी में घोलकर छिड़क सकते हैं। 1 लीटर पानी में 0.2 मिलीमीटर दवा मिलानी है। इसकी जगह पर आप 5% इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 0.4 ग्राम दवा मिलानी होगी।
रसायनों का इस्तेमाल तभी करें जब प्रकोप बहुत ज्यादा हो। 5% NKE या 3% नीम के पत्तों का निचोड़ भी फलीछेदक के लिए अच्छा विकल्प है। चने की फसल में झुलसा रोग लगने का भी खतरा होता है। निचली पत्तियों का पीला पड़कर झड़ना, फलियों का कम बनना या उनका छिदा हुआ होना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। शुरुआत में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे हो जाते हैं। इससे फूल मर जाते हैं और फलियां बहुत कम बनती हैं। झुलसा की रोकथाम के लिए मैग्नीज कार्बोमेट का इस्तेमाल करें। फरवरी और मार्च के दौरान चने के रस्ट रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। रोकथाम के लिए प्रोपिकोनोजोल 25% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। असिंचित इलाकों में फरवरी के अंत तक फसल पक जाती है और इसकी कटाई होने लगती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। FPO या फिर कहें किसान उत्पादक संगठन आज के समय में हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान संगठित होकर सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, अच्छे बीज और नई तकनीक तक अपनी पहुंच बना रहे हैं और इससे उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान FPO से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। हमारा
जो एफपीओ है वो हनी बेस है। हमारा जो हनी है, हमारे एफपीओ में जुड़े हुए लगभग 650 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग हनी पर ही काम करते हैं और साथ साथ बी पोलन, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बी पोलन है। इससे भी किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है और हमारे मधुमक्खी पालक इसे कलेक्ट करते हैं। ये केवल बी पोलन है, केवल मधुमक्खी के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है और इससे हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं मधुमक्खी पालक, उनकी लगभग 4 गुना ज़्यादा उनकी आय बढ़ने की संभावनाएं हैं और इसे हम लोग मार्केट में करते हैं। और हमारे पास अनेक प्रकार के हनी हैं। लगभग हमारा एफपीओ लगभग 10 प्रकार के हनी कलेक्ट करता है और उसमें ये अकेशिया, ये श्रीनगर कश्मीर का अकेशिया है। इस वहाँ पर हमारे मधुमक्खी पालक बॉक्स लगाते हैं और वहाँ से इसे कलेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास है लीची के बागानों में हमारे लोग अपने अपने बॉक्स लगाते हैं और वहाँ पर लीची का फूल आने के में जिस टाइम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो फूल आता है लीची का, उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये लीची हनी है। और इसी प्रकार हमारे पास जामुन हनी है और जामुन हनी हमारे लोग जब जामुन का फूल खिलता है जून के महीने में, उस टाइम कलेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार अलग है हमारा लेमन हनी है और तुलसा जी का हनी है। अभी हमारे सभी बॉक्स तुलसा जी के अंदर गए हैं। गुना के अंदर तुलसा का उत्पादन होता है, वहाँ पर हमारे बॉक्स लगे हुए हैं, तो हम तुलसा हनी वहाँ से कलेक्ट करते हैं। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वे नेचुरल हैं और उन्हें जो है हम लोग वहाँ पर बॉक्स लगाने के बाद ही उसी फूल से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और फिर उसका जो है उसे मार्केट में लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान का जो उत्पादन है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचे, यही प्रयास हमारे एफपीओ का है। और हमारे एफपीओ का टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लगभग टर्नओवर इस साल हो चुका है और हम इसे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम एक प्रोसेसिंग प्लांट बी बोर्ड के द्वारा हमें सहायता मिली है और हम उसमें प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा रहे हैं हनी का, जिससे हमारे बी कीपरों को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और हम अपना शहद एक्सपोर्ट करेंगे। अगली योजना तक हम मार्च अप्रैल तक ही हमारी योजना है कि हम लोग अपने शहद का एक्सपोर्ट करेंगे। हमने एक जो चनों की दाल है उसके ऊपर प्रोटेक्शन कर रखा है, तो उसके लिए हमने जो चनों के अच्छे बीज होते हैं वो तो उनको जैसे ग्रेडिंग करने के बाद प्रोवाइड करवा देते हैं किसानों को। 2 नंबर पर जिसकी दाल निकलती है वो जो हमने मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। और 3 नंबर पर जो उसका भूसा होता है, कचरा, जो हमें जो फीड वाले होते हैं हमारे वो ले जाते हैं। तो तीनों के अंदर वो प्रोडक्शन होता है। एक चीज़ का हमें 3 प्रोडक्शन मिल रहे हैं, जिसके कारण किसान को प्रति बीघे के अंदर बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा अगर एवरेज उसकी अच्छी रहती है, खेत के अंदर पैदावार अच्छी रहती है, तो उसको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तक पैदावार अच्छी मिलती है। और 2 नंबर पर बात करें हम तो सरसों के तेल की, सरसों का तेल जो हमारा मेन जो हमारा टारगेट था, हमें ऑर्गेनिक मैटर में काम करना था। तो 2 नंबर हमने ऑर्गेनिक मैटर में काम किया, जो कि हमारे जो बिरानी इलाका है, हम जो वहाँ पे हमारे जो एफपीओ के मेंबर हैं जो कि बिरानी सरसों लगाते हैं, तो उसी का प्रोडक्शन करके हमने जो उसका तेल निकाला है वो ऑर्गेनिक मैटर में काम कर रहे हैं। 2 नंबर पे जो सरसों का तेल एक जो हमारे जो नहरी विभाग में अंदर जो सरसों लगती है उसका क्या रहता है, मेन रोल वो रहता है, कभी जो अपने किसान साथी लगा पाते हैं उसके कारण फोलियर स्प्रे भी करनी पड़ती है, उनको केमिकल डालना पड़ता है, डीएपी, यूरिया, जो रासायनिक खेती भी करते हैं। तो जो बिरानी इलाका होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक का एक अच्छा रिजल्ट रहता है। जो अपने गांव के अंदर, घरों के अंदर या मार्केट के अंदर बात करें तो अपने घरों के अंदर अपने तड़के लगाते हैं, जो सरसों का तेल का लगाते हैं, तो ऑर्गेनिक होगा तो अपनी बॉडी को भी एक इम्पैक्ट अच्छा डालेगा और उससे अपने को ऑर्गेनिक एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, वाइब अच्छी मिलेगी शरीर के अंदर। 3 नंबर पर हमारा जो घी है, जो देसी गाय का घी है, जो अपने गांव के अंदर गायें होती है, जो कि है कि अपने पशुपालन विभाग होता है जो अपने गांव के अंदर खेतों के अंदर गायों को छोड़ देते हैं, और वो क्या है कि गाय के अंदर बाहर जो चर के आती है, ऑर्गेनिक घास खा के आती है, उसका जो घी निकलता है वो एक अच्छी बहुत ही एक शहद लिया है और एक केमिकल रहित है। 2 नंबर पर। 3 नंबर पर जो अपने गांव के अंदर जो ऑर्गेनिक चारे होते हैं वो चराकर अपने जो प्रोडक्शन दे पाते हैं किसानों को, उसकी एक मदद मिलती है, जो कि हमारे जो कई हमारे एफपीओ के अंदर मेंबर हैं वो ये काम करते हैं। 4 नंबर पर सबसे बड़ी बात जो शहद का है,
जो हमारे मधुमक्खी विभाग के अंदर जो हमारे 4-5 मेंबर जुड़े हुए हैं, वो क्या है कि अलग अलग विभागीय अलग अलग जाकर एरियो के अंदर आधे भारत के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो क्या है कि कभी हिमाचल जाते हैं तो कभी हमारे राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर आते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्शन होता है सरसों का, तो उसके टाइम वो सरसों का शहद निकालते हैं। अब जो वहाँ पे वो पश्चिमी है हिस्सों के अंदर चल जाते हैं या अपने हिमाचल के अंदर चले जाते हैं, तो हिमाचल के अंदर जो सेब का फंडाशन होता है उसके टाइम वो शहद का जो सेब का शहद निकलता है वो सबसे बड़ी बात होता है। तो वो जो ऑर्गेनिक होता है, एक जो सेब की वाइब आती रहती है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। 2 नंबर 2 बेनिफिट होते हैं उस शहद के। एक तो हमें शहद जो सेब का है जो अपनी एनर्जी है वो मिलेगी, और 2 नंबर जो अपने शहद नॉर्मली लेते हैं उसका एक अलग इंप्रेशन रहता है और इसका अलग ही एक खुशबू वाइब अलग ही आएगी। तो अपने जो नॉर्मली अपने खाते हैं तो उसका भी एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारे जो 4 प्रोडक्ट थे हमने जो किसानों के हित के लिए और किसानों की ही प्रोडक्शन लेकर उन्हीं से आगे कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ने वाले हैं। और इसी के वाइब के अंदर हमारे साथ बहुत से अनेक किसान ऐसे जुड़ रहे हैं जो हमारे दूर भी हैं हमारे एरिया से, फिर भी वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ये काम देखकर बहुत खुश हैं। हमारा रिच रिटर्न कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एसएफएससी के सहयोग से 2021 के अंदर एफपीओ का गठन हुआ था। वर्तमान में हमारे एफपीओ में करीबन 350 फार्मर्स हैं और एफपीओ अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एफपीओ मुख्यतः 12 जिले के अंदर जो लहसुन है उसके ऊपर बना था। लहसुन के हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गार्लिक लहसुन पापड़ बनाया है। ये पापड़ जिसमें महिलाओं के जो हमारी जो एसएचजी जो महिलाएं बनी हैं एफपीओ की, उनके थ्रू ये बनाया गया है। इसके अलावा हमारे एफपीओ के जो बाई प्रोडक्ट के अंदर हैं गार्लिक फ्लेक्स हैं, जो गार्लिक को डिहाइड्रेट करके हैं उसमें काम में ले रहे हैं। ये मुख्यतः जो गार्लिक फ्लेक्स हैं ये बिना छिले हुए सीधा मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और बहुत मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में एफपीओ के पास में गार्लिक पाउडर है, जो अब ये एक तो इसका गार्लिक पाउडर का जो मुख्य उपयोग जो आ रहा है ये है कि इसको हम इसकी जो वेज लाइफ है जो 1 महीने तक, ये कम से कम 6 या 9 महीने तक हमारा इसको स्टोरेज में रख सकते हैं और ये पूरा मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारा एफपीओ मल्टीग्रेन आटे के रूप में काम कर रहा है, ये जिसके अंदर बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चना और गुड़ ये करके एक पूरा एक मल्टीग्रेन आटा के रूप में बनाया गया है। ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है वर्तमान। इसके अलावा एफपीओ हमारा गार्लिक के नमकीन के ऊपर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में ये अपने गार्लिक नमकीन के अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा मूंगफली का ऑयल है, लिनसीड का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, सारे ऑयल के ऊपर भी हमारे एफपीओ के धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए हमारा जो एफपीओ है ये एक ऑनलाइन के ऊपर भी ओएनडीसी, जेम के ऊपर भी हमारा रजिस्टर्ड है और जेम के ऊपर भी वर्तमान में एसएफएससी, सीबीबीओ के सहयोग से हमारे पास में करीबन 1 लाख से ऊपर के हमारे पास में ऑर्डर आ चुके। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया कृषि दर्शन में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, खास तौर पर वो योजनाएं जो कि आप किसानों के लिए हैं। और इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे किसानों को खेती किसानी के दरमियान कई बार धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक सच्चा दोस्त साबित होता है और अपने धन की ज़रूरत को वो पूरा कर सकते हैं। इससे उन्हें कई तरह के लाभ भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और विस्तार से, और देखते हैं कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको विस्तृत जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहता है। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और हम गिरा लेंगे। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैहि सदा वंदिता। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने के अगर कोई योग्य है तो वो तुम हो। शिवप्पा नायक, आपने सदैव स्वर्गीय महाराज के कान भर के उन्हें उनके पुत्र के विरुद्ध कर दिया। ये राजनीति, इसका त्याग करता हूँ। शिवप्पा नायक जी, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है उन पुर्तगालियों को खदेड़ भगाने का। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।